बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने लगे हैं, ग्रेविटेशन के मतलब, और इसमें हम करने लगे हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अच्छा, इसमें हमने इसका रिवीजन टाइम है, थोड़ा रिपीटली करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने लगे होंगे। अच्छा, अब इसमें मैं बात दोबारा से ज़रा एम्फेसिस के साथ बताने लगा हूँ कि यूनिवर्स में, ठीक है, नॉट इन दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने लगे होंगे। अब इसमें अगर हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नंबर वन मुझे सीधी क्यों नहीं होती। जैसे फर्ज करें मेरे इर्द गिर्द इस वक्त बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ मेरे पीछे बोर्ड है लगा हुआ, इस साइड पे डोर है, चेयर है सामने पड़ी हुई, लेकिन मुझे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही नहीं होने लगी हुई। और दूसरा कि अर्थ के केस में ये फोर्स बड़ी ऑब्वियस है। जैसे फर्ज करें मैं इस मार्कर को इस जगह पे ड्रॉप करूं, तो ये कभी भी एयर में सस्पेंडेड नहीं रहेगा, ये इमीडिएटली इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ और अर्थ के ऊपर जाके ये गिर जाएगा। तो इस केस में अर्थ की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी क्लियर है। तो ऐसा क्या है कि मेरे केस में जब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को फील करने लगा हूँ कि तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर नहीं है, और जो ये मैंने अर्थ के केस में आपको कहा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी क्लियर है। तो इसके लिए पहले हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इसे बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब आते हैं हम कि ये फोर्स किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, उससे हमें ये समझ आएगी कि क्यों बास केसेस में बल्कि ज़्यादातर केसेस में ये बहुत नॉमिनल है और बहुत से अर्थ वाले केस में ये बहुत क्लियर है। फर्ज करें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, उनके एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन मैसेज के प्रोडक्ट के, m1 और m2 के प्रोडक्ट के, और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, मतलब जितने मैं मैथ ज्यादा करना चाहूंगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जितना मैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा करता जाऊंगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी, होते 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 अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे फर्ज करें अर्थ की केस की मैंने बात की, अर्थ भी अनलिमिटेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनलिमिटेड बेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाती है। एक वक्त आता है जब अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है, जैसे स्पेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अब हम आते हैं कि अब मैं अच्छा डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगी, कम होने लगी है, और यहाँ मैं लेने लगा हूँ डिस्टेंस के स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है आपके पास ए और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास बी। अब इनके दरमियान डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल है। लेट्स से मैं ए से बी तक रीच करता हूँ, तो मैं ये वाला डिस्टेंस ऐड कर सकता हूँ, मैं ये वाला डिस्टेंस ऐड कर सकता हूँ उसके इस तक रीच करने के लिए, और एक मैं ये डिस्टेंस ऐड कर सकता हूँ इन दोनों के दरमियान। अच्छा, अब क्योंकि डिस्टेंस न्यूमेरिकली यहाँ डिवाइड होगा, ये डिस्टेंस और वैल्यू देने लगा हुआ है, ये डिस्टेंस और वैल्यू देने लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लॉ के लिए अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करूंगा तो और आंसर आएगा, और ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करूंगा तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो इस वजह से अगर फिजिक्स में हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैं कहता हूँ दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इस जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी है तो फिक्स होनी चाहिए। अब इसकी वजह से तो हमेशा आंसर में क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। तो एक डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऐसा है जो जितना ए से बी के दरमियान है उतना ही बी से ए के दरमियान है, और वो है इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी। लेट्स से ए से बी तक डायरेक्शन है ये, और इसको मैं लेने लगा हुआ +5। अब बी से ए तक के डिस्टेंस को क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो मुझे अगर मैं उसे प्लस लेता हूं तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मैं किसी चीज को प्लस से डिवाइड करता हूं, ये से फर्क करें, ये खत्म करता हूं, ये आ जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर, और जहां साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करना होता है हमें
एक तो इस कांस्टेंट को जो हम नॉर्मली ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब पूरी यूनिवर्स में इसकी वैल्यू आपकी एक ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब उस चीज पे आते हैं कि अगर मैं यहाँ +5 सब्स्टिट्यूट करूंगा वही गेट अ डिफरेंट आंसर, -5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो इस एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, ये स्क्वायर ले लिया। अगर मैं +5 का स्क्वायर लूंगा तो वही गेट 25, -5 का स्क्वायर लूंगा वही गेट 25, तो हमारे पास यहाँ से क्या आना शुरू हो जाएगा, सेम आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जी, फिर न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या हुआ कि हर दो ऑब्जेक्ट्स दुनिया में यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे होंगे, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैसेज के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के। कंबाइन किया F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और d स्क्वायर आ गया। हम जहां भी ये साइन रिमूव करते हैं इक्वल लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया, F इज इक्वल टू gm1 m2 और d स्क्वायर आ गया। और मैंने अभी आपको कहा ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी वैल्यू पूरी यूनिवर्स में एक जैसी रहती है। अब आते हैं कि इसका यूनिट क्या बनेगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊं तो आप देखें ये g किसके इक्वल आ जाएगा, ये d स्क्वायर इधर डिवाइड होने लगा हुआ, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा f d स्क्वायर, और ये m1 और m2 इधर मल्टीप्लाई होने लगा हुआ, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा m1 m2। अच्छा जी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये kg मल्टीप्लाइड बाय kg, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या मैं इसे लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आ गया, इसकी यूनिट आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या है, मैंने भी आपको कहा कि इसकी वैल्यू इनवर्स में सेम होगी, तो दैट वुड बी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये था हमारा न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अभी मैंने आपको शुरू करते हुए बताया कि फर्क करें कि मेरे और मेरे इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे फील नहीं होती, और जब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के केस में आती है तो मुझे बड़ी ऑब्वियस फील होती है। मैं कभी भी एयर में सस्पेंडेड नहीं रह सकता। जैसे मैं अपने आप को ये थोड़ा सा भी एयर में देख जाऊंगा, वो बैक टूवर्ड्स अर्थ, और अर्थ मुझे अट्रैक्ट करके अपने साथ लगा लेगी। तो इसकी क्या रीजन है, ये हम इससे समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास, ये मैं मूव कर रहा हूँ, लॉ की फाइनल शेप आ गई है, फिजिकल टू gm1 m2 और d स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोर्स को अपने और एक आम ऑब्जेक्ट के दरमियान अपनी तरफ से ज्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मेरे पास है f, मैं मान को मैं 10,000 देता हूँ। 10,000 क्या होता है, 10 पावर 4। मैथ 2 को भी मैं 10,000 देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या आ सके, ज्यादा आ सके, और दरमियान वाले डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट करता हूँ ताकि उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी। जितना तो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लेट्स से मैं 1 मीटर सिर्फ देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, और g की वैल्यू मैंने भी आपको बताया वो होती है 6.673 10 raised to power -11। अच्छा जी, ये बन जाएगा 6.673 10 raised to power -11 और मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 8, 10 पावर 4, 10 पावर 4 और ऐड लेंगे 10 पावर 8 और 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 6.673 10 raised to power -11 प्लस 8 क्या आ जाएगा, -3। मतलब इस डेसिमल को 3 स्टेप क्या कर दो, पीछे की तरफ मूव कर दो। यहाँ से मैंने इसे मूव किया 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगाया 0 0, यहाँ से मूव किया, ये खत्म करते हैं। तो मेरे पास 10,000 kg के मैसेज अगर मैं लेता हूँ और उन्हें सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस करता हूँ, तब भी ये फोर्स इतनी छोटी वैल्यू में आने लगी हुई है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इतने बड़े मैसेज लेने के बावजूद, इतने कम डिस्टेंस पे प्लेस करने के बावजूद, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी छोटी आ रही है कि ये फील नहीं होगी। अब आते हैं कि अर्थ के केस में ये क्यों फील होती है।
अर्थ के केस में ये इसलिए फील होती है, मैं इन्हीं की मैं वैल्यूज को चेंज करूंगा। मैं एक ऑब्जेक्ट को छोटे से छोटा करूंगा ताकि मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमम रिड्यूस करूं, ताकि छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट पे चेक करूं क्या वो फोर्स ऑफ अर्थ को फील कर सकता है। दैट्स मैं उसे सिर्फ 1 kg का लेता हूं। अब अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और g की वैल्यू को मैं लेता हूं 6.673, जो फिक्स वैल्यू है 10⁻⁻11। और दरमियान वाले डिस्टेंस को मैं ज्यादा से ज्यादा करता हूं, मैं अपनी तरफ से फोर्स को क्या करने लगा हूं, बहुत छोटा करने लगा से, या फिर 10,000 तक कभी कर देता हूं, 10 पावर 4 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बनेगा, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 और ये 4 2 8 बनेगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -8। ठीक है, ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 -8 कितना आ जाएगा मेरे पास 16। मतलब इस डेसिमल को 16 टाइम फॉरवर्ड मूव करो तो ये क्या आएगा, ये ह्यूज आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए अर्थ के केस में दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ऑब्वियस है, और आम ऑब्जेक्ट्स के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें इसलिए फील नहीं होती कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इतना ह्यूज मास नहीं होता जितना अर्थ का मास है। अब आते हैं जी इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, लॉ के। इसमें वो आपसे कहता है कि प्रूव करें कि इसकी लॉ की कंसिस्टेंसी है विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये एक दूसरे वर्ड में वही बात करने लगा हुआ है जो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में की थी। न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था, पहले वो हम अपने ध्यान में ले आते हैं कि दुनिया में हर एक्शन का रिएक्शन है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या ये लॉ भी यही बात करने लगा है। लेट्स से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, और इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेट्स से इसका 10 kg मास है, इसका भी 10 kg मास है, और दरमियान वाला डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। अच्छा, अब इसको इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी की वैल्यू दोनों के लिए एक ही होगी। अगर मैं m1 को पहले रखूं, इसको अगर 5 कर लें ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो, ये 5 के लिए, तो आंसर क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 50 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1, आंसर आ जाएगा 50। अगर मैं b के फर्स्ट ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 50 और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 50, और g की वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50 जी 50 लिया है। इसका मतलब ये होगा कि a b को अट्रैक्ट करे या b a को अट्रैक्ट करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड जो होने लगी हुई है इक्वल है। तो पहला पार्ट लॉ का प्रूव हो गया कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आते हैं अब अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अगर a b को अट्रैक्ट करता है तो डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, और अगर b a को अट्रैक्ट करता है तो डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इस तरफ। तो देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल बनने लगी हुई है, डायरेक्शन क्या बनने लगी हुई है, एक दूसरे के उल्ट बनने लगी हुई है। यही बात न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में की थी कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, और उसमें डायरेक्शन में उल्ट होते हैं एक दूसरे के। यही बात इस लॉ में भी प्रूव होने लगी हुई है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है, अपोजिट की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लॉ की कंसिस्टेंसी है, ये ऑलमोस्ट डिफरेंट वर्ड में वही बात करने लगा हुआ है जो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में की थी। तो ये क्वेश्चन आता है, इसे प्रूव करेंगे ये कंसिस्टेंट है विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है जी मास ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, मास ऑफ द अर्थ का ये लेट्स से ये अर्थ है और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं हूं, कोई भी कोई चीज है, ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर। ठीक है, हमने अभी न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में किया था कि F इज इक्वल टू G m1 m2
ओवर डी स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स से ये वाला मैथ जो है इसको मैं m ले लेता हूँ और मैथ ऑफ द अर्थ को कैपिटल M और सब्सक्रिप्ट में मैंने लिख दिया जो कि शो करने लगा हुआ है कि मैथ ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, अब इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के दरमियान क्योंकि हमने कहा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, जो डिस्टेंस बनता है वो किस चीज के इक्वल बनता है, वो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल बनता है। ठीक है जी, अब ये वैल्यू मैं इस लॉ में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू G M N P और ये डिस्टेंस के इक्वल आ गया R स्क्वायर। ये फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को क्या करने लगी है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी है। यही कहा ना कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में कहा दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस फोर्स के साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी हुई है तो जरा रिकॉल करें, हमने वेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स एक्चुअली किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, क्योंकि ये क्या फोर्स है जिसके साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने लगी हुई है। यही वेट की डेफिनेशन है। इसका मतलब मैं या फोर्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वेट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। इसका मतलब ये होगा कि इस f की जगह मैं mg को क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब मैं करता हूँ mg इक्वल टू g m n e ओवर r स्क्वायर। अच्छा, m और m दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं क्या कैलकुलेट करने लगा हूँ, मैथ ऑफ द अर्थ। तो मैं मैथ ऑफ द अर्थ को क्या करूंगा, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊंगा। ये m e इज इक्वल टू g, ये r इधर डिवाइड होने लगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई g r स्क्वायर और ये g इधर मल्टीप्लाई होने लगा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ओवर g। अब मैं इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास g क्या है, g मेरे पास उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेशन है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ कैलकुलेटेड है, ये होता है 6.4 into 10 पावर 6 और उसका स्क्वायर। g की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, ये होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 11। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 6 into 10 टू द पावर 24 kg और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ ऑफ द अर्थ आ जाएगा। इस तरह करके हम क्या करते हैं, ये मैथ ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, पेज 112 पे। अब से कर लेता हूँ। अच्छा कि सैटेलाइट का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो उम्मूमन हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि जैसे कोई मैन मेड मशीन होगी जो कि स्पेस पे भेजी होगी और वो वहाँ कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रही होगी, कोई दूसरे वहाँ वो हैं सियारे उनके मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होगी और मोस्टली ये अर्थ पे अर्थ से सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए और अर्थ पर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। तो ये सारा कुछ हमारे जहन में बनता है और एक मशीन का तस्वुर आता है जैसे हम सैटेलाइट का जिक्र करते हैं, लेकिन एक्चुअली हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने लगा हुआ है एक पर्टिकुलर एक्सिस में, वो सैटेलाइट। ठीक है, अब जैसे अर्थ रिवॉल्विंग है अराउंड द सन इन इट्स एक्सिस, तो अर्थ क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगा हुआ है अपने उसके ऑर्बिट में, तो मून क्या हो गया, मून एक सैटेलाइट हो गया। लेकिन ये बात इस तरह भी ट्रू है जो आपके जेहन में पहला तस्वुर आया कि कोई भी जो चीज रिवॉल्व करने, जो मैन मेड मशीन है वो अगर मैं किसी ऑर्बिट में किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करवा देता हूँ तो वो भी सैटेलाइट होगी। अच्छा, अब इसमें बहुत से सैटेलाइट्स ह्यूमन बीइंग ने भेजे हुए हैं जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज होते हैं।
ठीक है। अब इसमें जो समझने की बात ये है वो एक चीज इसमें डिस्कस करने लगा हुआ है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उन्हें हम जियो स्टेशनरी क्यों लॉन्च करते हैं। अच्छा, अब पहले आपको जियो स्टेशनरी का मतलब समझना पड़ेगा। जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब होता है कि अर्थ, ठीक है, और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका, रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब है जियो स्टेशनरी का मतलब बनेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कोई चीज रुकी हुई। अच्छा, अब अर्थ अराउंड सन एक चक्कर काटती है 24 घंटे में, ठीक है। अगर मैं किसी सैटेलाइट को इस तरह लॉन्च कर दूं कि वो अर्थ के गिर्द अपना चक्कर एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है, वो कंप्लीट जो चक्कर है वो 24 घंटे में कंप्लीट करे, तो अब दोनों इस तरह मूव कर रहे होंगे एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अगर आमने सामने मूव कर रहे हैं तो हमने रेस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? हमने डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने लगा हुआ तो क्या है, वो रेस्ट पर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड अर्थ इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द दैट वेरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, अब इस तरह करके अगर हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करें अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, तो वो क्या कराएगा, वो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कराएगा, और ऐसे सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। अब इसमें साइड में एक जो इंफॉर्मेशन इसमें डिस्कस की हुई है दैट इज ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। अच्छा, ये ट्रैकिंग के लिए यूज होते हैं। आजकल आप इसके साथ काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे कि आपने जैसे कोई जैसे इसमें नेट पे आपने कोई रोड ट्रैक करनी हो, कोई जगह ट्रैक करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें उसका उस पर्टिकुलर जगह की लोकेशन देते हैं और फिर वो आपको खुद ही बताता जाता है कि आगे से इतने मीटर पे लेफ्ट हो जाए, इतने मीटर पे राइट हो जाए, और अल्टीमेटली वो आपको उस जगह पर ले जाता है। तो ये सारा कुछ इस ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। बहुत शुरू में, आज से कुछ साल पहले गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल कराए गए थे ताकि गाड़ी अगर आपकी गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है तो आपको बता देता है ट्रैक करके कि वो पर्टिकुलर कार किस जगह पर खड़ी हुई है। तो ये एक किस्म का एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि अर्थ के अराउंड वॉल करने लगा हुआ है, और ये आपके पास 24 सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के गिर्द अपना एक दिन में 2 दफ़ा रिवॉल्व करते हैं, और बेसिकली ये अर्थ पर, एयर पर, सी के अंदर किसी भी जगह पर किसी चीज़ पर नेविगेट करने के लिए या ट्रैक करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको इसके ये क्वेश्चन करवाए हुए साइड पे, ये आपने करने हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मिनी एक्सरसाइज और ये वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपके कोर्स में, ये आपने करने हैं। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दी हुई है 42300 किलोमीटर। फिर उसने मून का डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ से, और मून के जो एक रेवोल्यूशन है अराउंड अर्थ को 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। ये इंफॉर्मेशन आपने करनी है। अच्छा जी, ये चैप्टर हमारा 5 था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वर्क, एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 6 को उसने काफ़ी शॉर्ट करके कुछ डेफिनेशन और कुछ टॉपिक स्किप कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए पहला टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस किया है दैट इज एनर्जी। लेकिन एनर्जी को समझने के लिए आपको, क्योंकि आप आगे प्रूव में आना है, तो आपको थोड़ा वर्क का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरह फोर्स लगाएं कि वो आपकी फोर्स के असर में कुछ डिस्टेंस मूव करे, तो आपने कुछ काम किया। ये वर्क की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है 2 नेसेसरी कंडीशन है, एक आपको फोर्स अप्लाई करनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए, ठीक है, तो आप काम करते हैं। और एक और चीज जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाई थी, जब मैं एक्चुअली ये करवा रहा था चैप्टर, कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं तो आपका किया गया काम उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी की शेप में स्टोर होता है, और जब ऑब्जेक्ट वो एनर्जी यूज करता
करता है तो वो ऑब्जेक्ट को काम करता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स से ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये इस वक्त ग्राउंड से इस वक्त इस हाइट पर है। अब इसकी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड सम एनर्जी होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसे जैसे जैसे इसकी हाइट को इंक्रीज करता जाऊंगा, मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस पे काम करने लगा हूँ। मेरा किया गया काम इसमें क्या होने लगा हुआ है, एनर्जी की शेप में स्टोर करने लगा हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक ईंट है, इतनी हाइट से मैं गिरा देता हूँ, कम हाइट करेगी, ज्यादा ऊपर से उसको फेंकूंगा ज्यादा हाइट करेगी। मतलब मैंने क्या किया, मैंने उस पर कुछ काम किया, मेरा किया गया काम उसमें एनर्जी की शेप में स्टोर हुआ, उसने उसी एनर्जी को यूज किया और फिर उसने कुछ काम किया। इसका मतलब हुआ वर्क और एनर्जी क्या आपके इंटरचेंजेबली होते हैं। अच्छा, अब एनर्जी का जब हम डेफिनेशन करते हैं एनर्जी की, तो बेसिक डेफिनेशन है उसकी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी बड़ी रिलेटिव है। फर्क करें कि एक दो बंदे हैं, मैं उन्हें स्प्रिंटिंग के लिए कहता हूँ, भागने के लिए कहता हूँ, तो अब उसमें एक बंदा मुमकिन है बहुत तेज, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा भाग सके, दूसरा बहुत कम भाग सके, तो उसमें उस पर्टिकुलर चीज की क्या एनर्जी ज्यादा है। उसी तरह मैं दोनों को कुछ लर्न करने के लिए दे देता हूँ, मुमकिन है जो कम भागा वो जल्दी लर्न करे, अब उसमें उस चीज की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब है कोई कितना एनर्जेटिक है, ये डोमेन ऑफ एनर्जी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो काम करने की कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसको क्या कहते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब हम दो टाइप्स की एनर्जी डिस्कस करेंगे, एक हम काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे और एक हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है, मूव करने की वजह से वो एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि E = 1/2 mv²। अब फर्क करें, कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगा हुआ है, तो अब फर्क करें, एक बॉल है, वो ग्राउंड पे लुका दी है, अब मूव करेगा। मैंने भी आपको कहा जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी यूज करता है तो क्या करता है, काम करते हैं। जब ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है उसमें क्या आती है, एनर्जी आती है। इसका मतलब है कि वो मूव करने लगा हुआ है, और मूव करने की वजह से जो उसमें एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क के। वर्क फिर किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी मैंने आपको कहा था बेसिक डेफिनेशन आपको पकड़नी पड़ेगी, वर्क का आपको पता होना पड़ेगा। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो फ्रिक्शन से फेस करनी पड़ेगी, फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी, तो उस फ्रिक्शन की वजह से वो कुछ डिस्टेंस जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका एक्सीलरेशन कैसा है, उसका एक्सीलरेशन डिसेलरेशन है, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो क्या करने लगा हुआ है, वो रुकने लगा हुआ है। हमारे पास एक बेसिक में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फार्मूला पढ़ा था, F = ma, और यहाँ से a मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, F/m के, ये m इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये -F/m, क्योंकि ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगा हुआ है, रुकने लगा। अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है जिसके साथ वो मूव कर रहा था वो v है, कुछ देर जाके वो रुक गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। तो हम इसके इन वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन मोशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2as = vs² vi²। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2as = vs² क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 -vi², ठीक है। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ से भागा मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये आ जाएगा 2 -F/m × s = -v²। 0 square 0 -v², ये माइनस तो माइनस दोनों साइड पे कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 2Fs/m = v²। ये m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा F2Fs = mv²। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हम डिवाइड कर देते हैं, Fs = 1/2
में क्या कहा था, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो काम करने लगा हुआ है, और काम जो होता है उसका किसके इक्वल होता है, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है एफ एस की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मेरे पास के इसके इक्वल आ जाएगा 1/2 mv²। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का प्रूव हो गया। अब इसके बाद ये किसी भी ऑब्जेक्ट में जो दूसरी हमारी एनर्जी टाइप है जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और दूसरी इसकी टाइप है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने की वजह से या कंप्रेस करने की वजह से उसमें जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, जैसे जैसे मैं चीज की हाइट इंक्रीज करता जाऊंगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो एक टाइप होगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होगी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब क्या है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक शर्त है। फर्स्ट करें मेरे पास एक स्प्रिंग है, मुझसे खींचता हूँ, खींच के यहाँ जाके मैं जो सप्लाइड फोर्स है उसको सीज करता हूँ, लगाना बंद करता हूँ, तो वो क्या करेगा, स्प्रिंग मुझे एनर्जेटिक हो जाएगा और मेरे हाथों को वापस क्या करेगा, बंद करेगा। मैं और स्ट्रेच करता हूँ, दोबारा बंद करेगा। एक वक्त आएगा जब मैं उसको खींचूंगा तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वायर में कन्वर्ट हो जाएगा अब वो वापस मेरे हाथों को पुल करके एक दूसरे के करीब नहीं ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए शर्त ये है कि हमने पढ़ा था कि एक जगह आती है जब किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वो डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन नहीं करती और उस जगह को क्या कहते हैं, हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं उसकी। तो आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है तो आपने ख्याल रखना है कि आपने उसको बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच नहीं करना है, और फिर उसमें जो विदिन इलास्टिक लिमिट्स किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने से स्ट्रेच करने से उसमें एनर्जी आएगी, उसको आप क्या कहेंगे, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसमें जो मॉडिफिकेशन थी मैंने आपको पढ़ाते वक्त करवा दी थी डेफिनेशन में। अब आते हैं हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक प्रूव करना है, P=mgh। अच्छा जी, हमने अभी मैंने आपको कहा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है तो वो वर्क डन की वजह से आती है। अब लेट्स से मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो मैंने उस पर कुछ काम किया, जब मैं उस पर काम करूँगा तो उसमें क्या आएगी, एनर्जी आएगी। अब वो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हाइट की वजह से आने लगी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, मेरे वर्क डन के, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उठाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो मेरे पास ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, वेट के इक्वल आ जाएगी, और वेट किसके इक्वल आ जाएगी जी, mg के इक्वल आ जाएगी। उसी तरह जितना वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मूव करेगा, जितनी हाइट तक मैं उसको उठा के लेके जाऊंगा। तो मेरे पास अगर ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स mg के इक्वल आ जाएगा, और जो डिस्टेंस मूव्ड है बाय द ऑब्जेक्ट को मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, h के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक प्रूफ आ गया, P=mgh। अच्छा, अब इसके बाद आपको फॉर्मूला एनर्जी सारी नहीं करनी है आपने। अब इसके बाद आप आ जाएंगे दैटली ऑन पेज नंबर 136। अच्छा जी, हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो जो एनर्जी हम यूज करते हैं फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, वो सारी की सारी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, जैसे मशीन है, फर्ज करें चलने लगी हुई है, तो मशीन का काम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर मैं उससे कुछ एनर्जी इनपुट करता हूँ, लेट्स से 100 जूल मैंने इनपुट की, तो वो सारी की सारी 100 जूल जो होगी वो रिक्वायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करेगी। बाय रिक्वायर्ड आउटपुट आई मीन कि जो काम मशीन से मुझे करवा रहे हैं
ठीक है, जो प्रोडक्ट बनानी है वो सारी उसमें कन्वर्ट नहीं करेगी। कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से हीट बना देगी, कुछ एनर्जी साउंड बना देगी। अब साउंड और हीट बनना मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रॉम द मशीन, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बनाए। इसका मतलब है जो गिवन एनर्जी है वो सारी की सारी रिक्वायर्ड आउटपुट में नहीं कन्वर्ट होने लगी होगी। अच्छा, अब इसी तरह जैसे फर्क है, आपने 100 मार्क का पेपर दिया जिसको 70 मार्क्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्चुअली मैंने आपको आउटपुट कितना किया 100, आपने इनपुट 100 किया और आपने आउटपुट कितना दिया 70, आपने वेस्ट कितना किया 30। तो मैं कहूँगा आप 70% एफिशिएंट है, ठीक है। अब ये आप एक और इसमें डिबेट आ जाएगी कि आप कहेंगे आपने परसेंटेज में क्यों बात की, आप ये भी तो कह सकते थे आप 70 एफिशिएंट है। बेसिकली जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होगा, फर्ज करें मैं दो मशीन्स का कंपैरिजन करना लगा हूँ, तो मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू पे करना पड़ेगा। अगर फर्ज करें एक मशीन को मैं इनपुट ही ज़्यादा देने लगा हूँ तो ऑब्वियसली अगर इनएफिशिएंट भी होगी तो वो दूसरी मशीन से ज़्यादा आउटपुट देगी, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे ही है, मैं एक स्टूडेंट को 200 मार्क्स का पेपर देता हूँ और 120 स्कोर करता है, और एक स्टूडेंट को 100 मार्क्स का पेपर देता हूँ 80 स्कोर करता है, तो वो 120 वाला 80 वाले के बराबर एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका इनपुट ज़्यादा था। तो एक्चुअली तो उसने 60% स्कोर किया। अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो एक ने 60% स्कोर किया और एक ने 80% स्कोर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कंपैरिजन के लिए एक फिक्स वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, और परसेंटेज एफिशिएंसी होती है कि हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट मतलब जो काम आप करना चाह रहे हैं किसी भी मशीन से डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आप सोचेंगे कि अगर इस तरह है तो कोई ऐसी मशीन क्यों नहीं बनाई जाती जो सारी की सारी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, रिक्वायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, सारी इनपुट को रिक्वायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करती। और अगर कोई ऐसी मशीन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वो आइडियल सिस्टम है, आइडियल 100% एफिशिएंट सिस्टम है। तो इसमें आपने आइडियल सिस्टम की डेफिनेशन भी करनी है। अब इसी में हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा, उसे हम करने लगे हैं, वो है पावर। देखें जी, नॉर्मली अगर मैं कहूँगा कि एक बंदा ज़्यादा पावरफुल है तो आपके ज़हन में जो बात आएगी शायद ये आएगी कि मैं इसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करने लगा हूँ कि उसके मसल सब अच्छे हैं, बॉडी ज़बरदस्त है। जब फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में क्या है कि कोई बंदा कोई काम कितनी जल्दी कर लेता है वो ज़्यादा पावरफुल है, जिसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा होगा। मैं दो बंदों को इतना काम देता हूँ, चाहे मस्कुलर वीक बंदा भी हो, अगर वो काम ज़्यादा जल्दी कर लेता है वो दूसरे से ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे पास पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमारे पास पावर का फार्मूला हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है जॉल, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी जॉल पर सेकंड बन जाएगी, और इसको किसके इक्वल लेते हैं वॉट के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसकी वॉट की डेफिनेशन करने के लिए मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताया हुआ है। आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूले के साथ साथ यूनिट्स लिखनी है, वॉट, वर्क की जॉल, टाइम की सेकंड, और के साथ मान लिख देना है। अच्छा जी, अब डेफिनेशन क्या बनेगी, पावर 1 वॉट होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 जूल काम करे तो उसकी पावर क्या होगी 1 वॉट होगी। तो इफ पावर इज 1 वॉट इफ एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। तो ये हमारे पास भी पावर की डेफिनेशन है, और एक कन्वर्जन थी हमारे पास 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट्स। ये आपने करनी है। मेडिकल मैंने आपको इसके करवा दिए हुए हैं, एमसीक्यू करवा दिए हुए हैं। एक कंफ्यूजन जो आप लोगों में से कुछ ने क्रिएट की थी कि
मिनी एक्सरसाइज और कैप्शन भी नहीं आ रहे। तो मिनी एक्सरसाइज के मतलब सिर्फ लिखा हुआ है, डिसाइड वाले कैप्शन है वो आपको आने लगे हुए हैं, वो आपने करने हैं। वी आर डन विद बोथ ऑफ द चैप्टर्स। अल्लाह हाफ़िज़।